हिंदुस्तान में कट्टरपंथी सोच किस तरह से जड़ें जमा रही है और कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है, इसकी जीती जागती दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां बनाए जा रहे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को लेकर आरोप लग रहे हैं कि यहां पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। मतलब हिंदुस्तान में रहकर हिंदू यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई है, जहां श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को यह कहकर तोड़ दिया कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि दरगाह में कोई मूर्ति लगाई जाए। यानी हिंदुस्तान में अब राष्ट्रीय चिन्ह लगाने के लिए क्या कट्टरपंथियों से इजाजत लेनी होगी? सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं और चिंताजनक भी। पहले आपको मेरठ की खबर दिखाते हैं, जहां योगी सरकार के मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि अब्दुल्ला रेसिडेंसी नाम के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई। यहां पर हिंदुओं की एंट्री बैन है। एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। जानकारी में ये आया कि वहाँ पर सिर्फ एक विशेष संप्रदाय के लोग ही उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं और रह सकते हैं। 90% से ज़्यादा जो प्लॉट बेचे गए हैं वो मुस्लिमों को बेचे गए हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान में ही एक ऐसी जगह है जहां हिंदुओं की एंट्री बैन है। उत्तर प्रदेश की मेरठ में इस जगह हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की ये कॉलोनी इसलिए विवादों में है क्योंकि आरोप है यहाँ हिंदू प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये आरोप किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं लगाए, बल्कि योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने लगाया। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। जानकारी में ये आया कि वहाँ पर सिर्फ एक विशेष संप्रदाय के लोग ही उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं और रह सकते हैं। और वहाँ पर एक धार्मिक स्थल के बारे में बताया गया है कि कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है रेजिडेंशियल एरिया में, धार्मिक स्थल, और बिना किसी अनुमति, बिना किसी स्वीकृति के बनाया जा रहा है। ये पूरा विषय जांच का है और जानकारी में आया है कि कुछ लोग इसमें, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी जिन लोगों की है वो पूरी तरह से, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ गैंगस्टर्स का भी पैसा लगा है। आरोपों के मुताबिक हिंदुस्तान में रहकर हिंदू यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। धार्मिक आधार पर प्लॉट के खरीदारों से भेदभाव हो रहा है। इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। इस रेजिडेंशियल इलाके में हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर रोक है। इस जगह केवल मुस्लिमों को बसाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके अलावा जिस जमीन पर ये कॉलोनी विकसित की जा रही है वो जमीन शारिक नाम के गैंगस्टर के परिवार से ताल्लुक रखती है। रेजिडेंसी का नाम शारिक के बेटे अब्दुल्ला के नाम पर ही रखा गया है। मेरठ के हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेसिडेंसी, और इस रेसिडेंसी को लेकर आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ पर जितने भी प्लॉट बेचे गए हैं सभी मुसलमानों को बेचे गए हैं। आरोप बहुत संगीन है। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदू ही किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जमीन नहीं खरीद सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ जमीन खरीदेंगे? ऐसे में आरोपों का सच जानने के लिए जी मीडिया की टीम अब्दुल्ला रेजिडेंसी पहुंची और इस प्रोजेक्ट के मालिक के भाई से ही सीधे बात की। इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये महेंद्र गुप्ता जी की पार्टनरशिप में बन रही है। दो ओनर है इसके, महेंद्र गुप्ता जी और रिटायर्ड मेजर जनरल जावेद इकबाल। जब मालिक हिंदू है तो हिंदुओं के लिए तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो आके ले सकता है, यहाँ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं? जब मालिक ही हिंदू है भाई साहब, कैसे पाबंदी हो जाएगी? आप सोचिए तो सही, आप क्या सवाल करते हैं? नहीं, सवाल हम नहीं कह रहे, सवाल आपके स्थानीय विधायक ने लगाया है, आरोप लगाया। जांच होगी उसमें आ जाएगा सब। जब मालिक ही हिंदू हैं आप, सबसे बड़ी बात तो ये समझिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। यहाँ सब इंसान है, सब इंसान है। कोई भी आइए, क्रिश्चियन आइए, सिख आइए, मोस्ट वेलकम। प्रोजेक्ट के मालिकों का दावा है इस रेजिडेंसी में किसी भी धर्म के लोग जमीन खरीद सकते हैं। वो मंत्री सोमेंद्र तोमर के लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि कुल
75 प्लॉट यहाँ पर बेचे गए हैं और अब देख सकते हैं तमाम जो प्लॉट बेचे गए हैं वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मकान बना रहे हैं। कुल 75 प्लॉट बनाए गए। इस 75 प्लॉट के अंदर 4 ऐसे प्लॉट हैं जिसमें हिंदुओं ने इन्वेस्ट किया और लगभग 71 ऐसे प्लॉट हैं जहां पर मुस्लिम लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया गया। हालांकि इनके मालिक का कहना है कि यहां पर हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है, कोई भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि अब तक अब्दुल्ला रेजिडेंसी में जो प्लॉट बिके हैं उनमें से 90% खरीदार मुस्लिम हैं। यह आंकड़ा रेजिडेंसी को लेकर लगाए गए आरोपों को बल देता है। इसलिए ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक सोमेंद्र तोमर का कहना है कि वो पूरे प्रोजेक्ट की जांच की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि 80% रजिस्ट्री आप बता रहे हैं, तो 80% में हिंदुओं की कितनी है? आप हिंदुओं की रजिस्ट्री हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। और हम तो जांच की बात करें, जांच कराएंगे, जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई कराएंगे। किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हिंदुओं की एंट्री बैन कर केवल मुस्लिमों को प्रॉपर्टी बेचने का आरोप नया नहीं है। इससे पहले मुंबई के पास करजत में केवल मुसलमानों के लिए विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया कि करजत में बनने वाले हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। और अब उसी तरह के आरोप मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर भी लगे। अगर यहाँ किसी वर्ग विशेष को, जाति विशेष को अगर चिन्हित कर रिजर्व कर अगर कोई जगह बेची जाती है तो ये निंदनीय है। इस पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलना चाहिए इस पे। अगर कोई भी कार्रवाई होनी है तो जो समुदाय के ऊपर जरूर होनी चाहिए। हर समुदाय के लिए लेने के लिए इच्छुक होना चाहिए। पहले तो प्रतिबंधी लगाना चाहिए ऐसी सोसाइटी पर। अगर कोई बन रही है तो तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं, तो सवाल ये है आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं? जाहिर है ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही है तो कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जिस तरह कल राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, उसको लेकर मजहबी सियासत भी शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों के सुर एक जैसे हो गए। राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान की आलोचना और दोषियों पर कार्रवाई की जगह दोनों सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह की जगह नहीं। मौलाना भी मजहबी सोच को हवा दे रहे हैं। लेकिन अलग अलग शहरों से कई मुसलमानों ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर सवाल उठाया और उन्होंने मांग की है कि जो गुनहगार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वोट को तोड़ने की जा रही है। अब पुलिस भी कुछ हद तक हट गई है। लगातार देखिए अंदर तो था नहीं, दीवार पे था, क्योंकि दहशतगर्द अभी मरे नहीं है ना। मार्बल से इसको तोड़ा जा। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। उस जगह तोड़ फोड़ हुई जहाँ पर मुसलमानों को लगा ये मूर्ति है और हमारी ज़ियारतों में मूर्ति का होना शिर्क माना जाता है, गुनाह माना जाता है। बड़े पत्थर तो सबसे देश आज़ाद हुआ है जब से ये निशान है। अब इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। तरक्षा भी मुस्लिम, उमर भी मुस्लिम, महबूबा भी मुस्लिम और जिनाम लोगों की बातें आपने सुनी वो भी मुस्लिम। लेकिन मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर इन सारे मुसलमानों की सोच जुदा है। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को ईंट से मारकर जिस तरह तोड़ा गया, उसको लेकर मुस्लिमों में भी अलग अलग सोच सामने आ गई है। कई मुसलमान कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान देशद्रोह जैसा है, लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले दलील दे रहे हैं कि मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह की कोई जगह नहीं है। हजरत बल दरगाह पर पट्टिका इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वहां रेनोवेशन किया गया था। 3 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसको कल सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि इस पर अशोक चिन्ह लगा था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरक्षा अंद्राबी का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने वाले आतंकवादी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लगता है कि अशोक स्तंभ से लगातार मुस्लिमों की भावना आहत की जा रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों पर ही मुकदमा चलना चाहिए।
दरगाह हजरत बल में उनके दहशतगर्द आए और उन्होंने पत्थरों से यहाँ हमारे लोगों पे हमला किया, हमारे इंजीनियरिंग टीम पे हमला किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पे हमला किया और मुझे मारने की धमकी कल से परसों से ही आप जानते हैं इन्होंने दी है। मुझे उम्मीद है कि इन दहशतगर्दों को, ये दहशतगर्द हैं, इनको जल्दी सलाखों के पीछे हम देखेंगे। ये ब्लास्फेमी है। अगर किसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो वो औकाफ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सरबरा से लेके नीचे तक जो भी औकाफ बोर्ड में जिन्होंने ये गुस्ताखी की, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए, तो मैं समझती हूँ कि सेक्शन 295A जो ब्लास्फेमी के लिए इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल करते इन तमाम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मजहबी दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। जिस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसी ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया है। संवैधानिक प्रतीक की बेअदबी की गई, लेकिन उमर के लिए चिंता की बात ये नहीं थी, बल्कि वो इस बात से ज्यादा दुखी थे कि मस्जिद पर कैसे और क्यों राष्ट्रीय चिन्ह आ गया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ दर्शा अंद्राबी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन पर मुस्लिमों की भावना आहत करने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और तो और कुछ मौलाना भी इस्लाम की दुहाई देकर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होने की बात करके तोड़फोड़ करने वालों की सोच को शह दे रहे हैं। इस्लाम में तस्वीर लगाना और तस्वीर लगी हुई जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो उस मस्जिद में अशोक की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि एक नया विवाद खड़ा किया जाए। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, मजहबी दायरे से ऊपर उठकर भी सभी नेताओं को इसकी आलोचना करनी चाहिए थी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे नेताओं और मुसलमानों को श्रीनगर सहित कई शहरों ने के मुसलमानों ने आईना दिखाया है। कई मुसलमानों ने तो दोषियों पर कड़ी सजा देने की वकालत की है। वो गलत किया उन्होंने। हाँ, वो गलत है। इसमें हम भी कंडम करते हैं, ये तोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने वो किया उस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्हें फरियाद मैडम के पास जाना चाहिए था, वक्फ बोर्ड है यहाँ पर इदारा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए था और शिकायत दर्ज करनी थी। तो गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। तो विरोध जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। तोड़ फोड़ जिन्होंने की है वो हिंदुस्तानी ही नहीं लगते। जो भी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी। सनातनी त्योहार पर भाईजान के नफरती पत्थर आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन मुरादाबाद में भाईजान ने मियां भाई पर ही पत्थरों की बारिश कर दी। भाईचारे का संदेश देने वाले शांति दूत अपने ही मोहल्ले के गृह युद्ध में फंस गए। पुरानी रंजिश को निपटाने के लिए त्योहार भी 12 वफात का चुना। कई लोगों के सिर फूटे तो कई घरों के शीशे टूटे, लेकिन अब बारी योगी फोर्स की है, जो इस नफरती गैंग के उपद्रव का हिसाब करने वाले। कहीं गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी, तो कहीं 12 वफात के त्योहार के बीच पत्थरबाजी। धार्मिक आयोजन किसी का भी हो, लेकिन पत्थरबाजी का जिम्मा नफरती भाईजान ही उठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप गिनते जाइए। गिनने के लिए आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन पत्थर बरसाने वाले ये हाथ कम नहीं पड़ेंगे। छतों से पत्थरबाजी, गली से पत्थरबाजी, नीचे से पत्थरबाजी, ऊपर से पत्थरबाजी, इधर भी उपद्रवी और उधर भी उपद्रवी। 12 वफात का जश्न मुरादाबाद के इन दंगाइयों ने कुछ इस अंदाज में मनाया। चुनावी रंजिश का बदला लेने के लिए मियां भाई ने इस्लामिक त्योहार का पाक दिन चुना और अपने ही भाईजान पर नफरती पत्थरों की बरसात कर दी। छतों पर पत्थरों का ढेर पहले से जुटा कर रखा गया था। गली में हिंसा का सामान पहले से ही छिपाया गया था, बस इंतजार था तो किसी त्योहार का। लेकिन यूपी में सनातनी त्योहार पर नजर डालने का अंजाम इन भूतों को पता है। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये
लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ने का लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। शायद सीएम योगी का यह मैसेज नफरती गैंग को याद था, इसीलिए यूपी का माहौल बिगाड़ने की बजाय इन उपद्रवियों ने अपने मोहल्ले का ही माहौल बिगाड़ लिया, अपना त्योहार खराब कर लिया, एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, घरों के शीशे तोड़ दिए। धुआंधार पत्थरबाजी और धारा प्रवाह गालीबाजी के बाद छत पर खड़े मियां भाई की भड़ास निकल गई तो वो नीचे वाले पत्थरबाजों से सीज फायर की अपील करने लगे। जिस समय एक मियां भाई युद्ध विराम चाहते थे, वहीं उन्हीं के कुनबे के नए रणबांकुरे सिर फोड़ने से ज्यादा घरों के शीशे फोड़ने पर फोकस करते सुनाई दिए। सीधे न फूट रहे तुमसे, भाग जा रहा इधर से। दरअसल मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में लंबे समय से चुनावी रंजिश चल रही है, लेकिन बारह वफात के मौके पर यह रंजिश हिंसा में बदल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर ही नहीं, लाठी डंडों से भी जानलेवा हमला किया। सीएम योगी दंगाइयों को अक्सर सार्वजनिक मंचों से चेतावनी देते रहे हैं। अगर मुरादाबाद के दंगाई योगी का मैसेज भूल गए हैं तो उन्हें ये बयान एक बार फिर से सुन लेना चाहिए। आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। और तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। मुरादाबाद के इस नफरती गैंग ने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया है। ऐसे में अब योगी फोर्स इन उपद्रवियों के इलाज की तैयारी कर रही है। इन पत्थरबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का संकल्प है कि जितनी भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उन सभी को मुक्त कराया जाएगा। और इसी कड़ी में प्रशासन का बुलडोजर बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां नवनिर्मित एनिमल हाउस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर 2013 से ही तालाब और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगते रहे। ग्राम प्रधान ने इस मामले में शिकायत भी की थी। इसी यूनिवर्सिटी में छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ था और छात्रों ने अपनी बात सीएम योगी तक पहुंचाई भी थी। अब वहां बुलडोजर चल गया। उधर दूसरी तरफ संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बाद अब एसपी के विधायक महमूद इकबाल की परेशानी बढ़ने वाली है। प्रशासन का दावा है कि सपा विधायक ने 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बाग बनाया है। फिलहाल पूरे बाग की पैमाइश कर ली गई और जल्द ही बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से यह ट्रेंड बन गया है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम त्योहार की आड़ में हमास के हमदर्द बन जाते हैं, और यही ट्रेंड कल मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। कल 12 वफात का त्योहार मनाया जा रहा है, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, लेकिन इस जुलूस को कुछ कट्टरपंथियों ने हमास की पैरवी का जरिया बना दिया। छिंदवाड़ा में नफरती गैंग ने सारी हदें पार करते हुए भगवा झंडे पर इस्लामिक नारा लिख दिया। परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है। पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। सभी जितने भी मेन रोड पे गणेश पंडाल बैठे हुए हैं, सभी पंडालों पे फटाके फोड़े जा रहे थे। नफरती गैंग ने आस्था का अपमान किया। पाक परस्तों ने भारतीय सेना के शौर्य का अपमान किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो गजवाए हिंद का पैगाम भगवा झंडे पर लिख दिया गया। 12 वफात के मौके पर सनातन विरोधी मंशा के साथ ये कट्टरपंथी सड़क पर उतरे। हाथ में भगवा झंडा था।
लेकिन उस पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर उकसावे वाली साजिश को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में निकाले गए एक जुलूस में एक नहीं बल्कि दो बड़े भगवा झंडे फहराए गए। दोनों झंडों के जरिए नफरती गैंग ने भारत की अखंडता पर चोट की और कट्टरपंथी सोच के सहारे माहौल बिगाड़ने वाला नंगा नाच किया। चारों तरफ हरे झंडे लगे थे। हरे रंग के बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन कट्टरपंथियों की क्या मंशा थी जो इन्होंने भगवा झंडे पर इस्लाम लिख दिया था। भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है, भगवा संतों का चोला है, भगवा तिरंगे की शान है। ऐसे में क्या भगवा पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर गजवाए हिंद वाला उन्माद फैलाया जा रहा है? मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान जो पैरों में आ रहे थे। उसके साथ ही कई जगह पे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो ऑफिशियल सॉन्ग डले हुए वो गाने बजाए जा रहे थे। इस नफरती गैंग ने मुस्लिम त्योहार की छवि ही नहीं बिगाड़ी बल्कि पिछले कई दिनों से सनातनी त्योहार के खिलाफ भी साजिशों को अंजाम दिया। रात को सभी जितने भी मेन रोड पे गणेश पंडाल बैठे हुए हैं, सभी पंडालों पे फटाके फोड़े जा रहे थे। वहाँ पे भगवा ध्वज जो हरे ध्वज है वो लहराए जा रहे थे और जो परिवार के साथ लोग जा रहे थे उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था, एक तरीके से परेशान किया जा रहा था। इन सारे विषयों को लेकर जो जलेबी चौक पे 2-3 घंटे तक सड़क जाम किया गया। कल कोई त्योहार नहीं था इनका, उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। माहौल बिगाड़ने की साजिश के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू संगठनों ने थाने के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। देश के गद्दारों को बाहर निकालो। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। खंडवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजगढ़ में भी 12 वफात के मौके पर माहौल बिगाड़ने वाली साजिश को अंजाम दिया गया। जिस हमास के आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया, उसके पक्ष में भारत की सड़कों पर झंडे फहराए गए। छिंदवाड़ा में 12 वफात के इस जुलूस में ना तो इस्लामिक झंडे हैं और ना ही भारत का झंडा है तो सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा। गाजा के आतंकियों ने जो किया उसका बदला इजराइल उससे ले रहा है। लेकिन भारत में रह रहे भाईजान को पंजाब में डूब रहे पंजाबियों से ज्यादा फिक्र फिलिस्तीन में मर रहे हमास के आतंकियों की है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में 12 वफात के जुलूस में भी ऐसी ही नफरती सोच का प्रदर्शन किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोहन फोर्स की तैनाती की गई थी। ये निकाल दो, इसकी मना कर रहा निकालने के लिए कोई बात। माहौल बिगाड़ने के लिए मासूमों के सीने पर फिलिस्तीन का झंडा चिपका दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वालों ने ये स्टिकर निकलवाए, लोगों को शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की हिदायत भी दी। लेकिन कट्टरपंथियों ने मासूमों को आगे कर दिया। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी तक न तो फिलिस्तीन का पता है और न गाजा का। इन्हें बस धर्म की चाशनी में कट्टरपंथ का जहर चटाया जा रहा है। फिलहाल इन मामलों में हिंदू संगठनों की तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में इस तरह की उन्मादी साजिश कौन रच रहा है? ये निकाल दो, इसकी मना कर रहा निकालने के लिए कोई बात। और इन कट्टरपंथियों पर मोहन फोर्स नकेल कब कसेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विघ्नहर्ता की विदाई में नफरतियों ने विघ्न डाल ही दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शुक्रवार को भगवान गणेश की सवारी में मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव कर दिया। बप्पा के भक्तों ने लव जिहाद के खिलाफ झांकी निकाली थी, पर मुस्लिमों को लगा कि टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाकर उनके धर्म को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए पथराव कर दिया। गणपति की विदाई में नफरतियों ने विघ्न डाल दिया। बप्पा की विदाई के लिए झांकी निकाली गई थी, लेकिन भाईजान ऐसे भड़के कि रास्ता रोक दिया।
महाकाल की नगरी उज्जैन में गणपति विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय ने बवाल काट दिया। शहर से 50 किलोमीटर दूर महिदपुर में सिद्धि विनायक गणपति का भव्य जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही ये जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। लव जिहाद वाली झांकी देखने के बाद उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। नारेबाजी की गई और कुछ लोगों ने पथराव तक शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन तुरंत ही मोहन फोर्स मौके पर पहुंच गई और विवाद को शांत करवाया। जो नहीं माने उन पर कानूनी डंडा भी बरसाया। अंदर जा बेटा। गणेश जी की सवारी थी जिसमें एक वर्ग विशेष को एक पर्टिकुलर जो झांकी थी उसको लेकर कुछ आपत्ति थी, जिसके संबंध में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम ने जो सवारी संचालक है उसके संपर्क में उनसे बातचीत करी, जिसके बाद उसको इशू को रिजॉल्व किया गया। इसी दौरान कुछ युवकों ने जो पुलिस वहां पर तैनात थी उससे झड़प का प्रयास किया और पथराव करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने तत्काल ही मौजूद वहां पर हल्का बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स किया। गणपति विसर्जन के मौके पर इस इलाके में हर वर्ष श्री दुर्गेश्वर सिद्धि विनायक समिति झांकी निकालती है। जुलूस का रास्ता भी वही रहता है, लेकिन पहले कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। आयोजकों ने लव जिहाद के खिलाफ झांकी इसलिए बनाई थी ताकि हिंदुओं को जागरूक किया जा सके, लेकिन झांकी का मैसेज मुस्लिमों को चुभ गया। उनको ये लगा कि झांकी में पुतले को जानबूझकर टोपी, दाढ़ी और बुर्का पहनाकर उनकी कौम को टारगेट किया गया है, इसलिए हंगामा करने लगे। तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया गया। एसडीएम ने मुस्लिमों से आपत्ति वाला आवेदन मांगा, लेकिन मियां भाई गुस्से में उबल पड़े और पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिसने भी गणपति की सवारी में साजिश वाले पत्थर फेंके हैं उनका चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। अभी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जुलूस के मार्गों पर पूरे जिले में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, तो उसमें से सीसीटीवी कैमरा का एनालिसिस किया जाएगा और जिन जिन लोगों की इसमें गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिमों का त्योहार बारात भी कल मनाया गया था। तब जुलूस के दौरान किसी हिंदू ने कोई हुड़दंग या हंगामा नहीं किया, लेकिन जब बारी गणपति विसर्जन के जुलूस की आई तो मुस्लिम समुदाय ने उसके खिलाफ नफरती साजिश की। जिस तरह शुक्रवार को हंगामा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उज्जैन पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज में पत्थरबाजों को ढूंढ रही है ताकि विसर्जन जुलूस में पथराव कर हिंदुओं की आस्था पर जिसने आघात किया था उनको दुस्साहस की सजा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। चौंकी मत, ये 100% सच है। वो इसलिए क्योंकि मुनीर ने अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ टैंक और ड्रोन अटैक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में लोगों का आंदोलन कुचलने के लिए मुनीर ने टैंक और ड्रोन उतार दिए। पाकिस्तानियों का ही दुश्मन बना आसिम मुनीर। मुनीर ने अपनों के खिलाफ उतारे ड्रोन और टैंक। जमीन पर धड़धड़ाते हुए ये पाकिस्तानी टैंक पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चे पर उतरे हैं। आसमान में उड़ते ये ड्रोन पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। ये सब हो रहा है आसिम मुनीर के इशारे पर। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में मुनीर ने टैंक और ड्रोन उतार दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बलूचिस्तान को लेकर आसिम मुनीर इतना बौखला गया कि उसने वहां पाकिस्तानियों के खिलाफ ही टैंक और ड्रोन उतार दिए। इसकी वजह समझिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को केच जिले के मांड इलाके में बीएलए के हमले में पाक सेना के 2 जवान मारे गए। खुजदार इलाके में बीएलए के भीषण हमले के चलते पाक सेना के 300 से ज्यादा जवान अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कई जवानों ने बलूचों के सामने आत्मसमर्पण तक कर दिया। पाकिस्तानी सेना पर बलूच लिबरेशन आर्मी का यह हमला तो बस ट्रेलर है। बीते कुछ सालों में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। बात करें बीते 6 महीनों की तो बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर 284 हमले किए, जिसमें 668 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 2024 में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर कुल 444 हमले किए, जिनमें 685 सैनिकों की जान गई।
बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों से मुनीर बौखला गया है। उसे डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान उसके हाथ से न निकल जाए। अब तो पाकिस्तान में भी लोग मानने लगे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ती जा रही है। अब तक आपने गाड़ियों के चालान देखे होंगे 1000, 2000, 10,000, लेकिन सोचिए कि अगर चालान की कुल कीमत 8 लाख रुपए हो जाए तो इतना चालान कटा है अखिलेश यादव का। जी हां, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव के काफिले की गाड़ी का कुल 8 लाख रुपए का चालान कटा है। हालांकि अखिलेश ने तो मान लिया है कि उन्होंने गलती की होगी, लेकिन अब वो उस शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसने सीसीटीवी से उनकी गाड़ियों की गलती को पकड़ा। हमारे सोचो कितना चालान होगा बताओ। और अगर कोई कानून को हाथ में देने का प्रयास करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का एक्सप्रेस वे का 8 लाख रुपए का। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः जमीनी धरातल पर दिखता होगा। योगी राज में रूल ऑफ लॉ वाकई जमीनी धरातल पर उतरता दिखता है। खुद अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से कबूल किया है कि योगी राज में गलत करने वाले तीसरी निगाह से बचते नहीं हैं। कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है आपको देना है, तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी, तो हमने कहा ठीक है स्वीकार चालान जितना है। अखिलेश यादव के काफिले की इन गाड़ियों ने उनका भारी नुकसान करा दिया। इतना नुकसान करा दिया कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में अखिलेश यादव के काफिले का चालान कट गया है। समाजवादी पार्टी की 36 गाड़ियों का चालान कटा है। इसमें अखिलेश यादव के काफिले की 9 गाड़ियां हैं। डिंपल यादव के काफिले की भी 9 गाड़ियां हैं। सभी 36 गाड़ियों का ओवर स्पीडिंग के चलते चालान कटा है। इस चालान की कुल कीमत 8,47,050 रुपए है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगवा रहे हो, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसे अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, उसी एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों को ट्रैफिक नियम तोड़ने का जुर्माना भरना पड़ा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अखिलेश ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि जिस एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ियों का चालान कटा है उसका वीडियो फुटेज भी सामने आना चाहिए। इसी के साथ अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाए कि एक्सप्रेसवे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं जो उनकी गाड़ियों का चालान काट रहे हैं। हमेशा देखा जाता है कि नेता खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है, और जब कभी कोई ट्रैफिक वाला नेताओं को रोक लेता है तो उसे मिलती है धमकी। लेकिन योगी राज में तीसरी आंख से कौन बच पाएगा? अगर गलती की है तो एआई वाला कैमरा तुरंत पकड़ ही लेगा। और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। जितना चालान अखिलेश यादव की गाड़ी का कटा है उतना तो यूपी में कई नौकरी वालों की सालाना कमाई भी नहीं है। अखिलेश यादव की 36 गाड़ियों का चालान 8,47,000 रुपए है, जबकि यूपी के प्रति व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए के करीब है। यानी यूपी वालों के प्रति व्यक्ति आय का 8 गुना ज्यादा चालान अखिलेश के काफिले का कटा है। चालान कैसे कट गया? 7-8 लाख की तो गाड़ी नहीं मिलती है और उसका चालान कैसे इनकी गाड़ी का हो गया, ये समझ के बाहर है। टैक्स के नियम तोड़े हैं तो उसका जुर्माना भरना ही होगा। ये योगी राज है, इसमें एक पट कहकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस तरह से काम चलने वाला बिल्कुल है।
गाड़ियों का चालान कटने पर पार्टी के नेता तो राजनीति करेंगे, लेकिन अब तो अखिलेश यादव को भी इसमें राजनीतिक साजिश दिख रही है। उनको लगता है कि उनकी गाड़ियों का चालान किसी बीजेपी नेता ने काटा है। तभी तो पहले अखिलेश यादव ने गलती मान ली और कुछ ही सेकंड बाद में उसमें बीजेपी वाला एंगल जोड़ दिया। कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है आपको देना है, तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है, मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवाना है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका काफिला लंबा चौड़ा होता है, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां होती हैं, जिनमें पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी शामिल होती है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उन्होंने चालान भर दिया है। इसका मतलब है उन्होंने ओवर स्पीडिंग की गलती तो मान ली है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल किला देश की धरोहर है, यहाँ 24 घंटे कड़ी सुरक्षा रहती है, और जब यहाँ कोई आयोजन होता है तब सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी जाती है। लेकिन लाल किले की सुरक्षा में सेंधमारी करके 1 करोड़ का कलश चोरी कर लिया गया। सीसीटीवी से संदिग्ध की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। ये छोटा सा कलश बेशकीमती है। ये पूरा कलश 24 कैरेट सोने से बना हुआ है। कलश पर हीरा जड़ा, पन्ना जड़ा है। माणिक्य इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, लेकिन अब ये कलश चोरी हो गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स अपनी वेशभूषा के चलते जैन मुनि जैसा नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज इसके पहनावे से मैच नहीं हो रही, और इसी पर 1 करोड़ के कलश की चोरी का आरोप लगा है। जिस वक्त सभी का ध्यान मंच पर मौजूद लोकसभा स्पीकर के स्वागत पर था, उसी वक्त ये संदिग्ध हाथ में कुछ लिए वहां से उल्टी दिशा में जाता दिख रहा है। आयोजन वाले हॉल से निकलकर ये शख्स अंदर किचन में पहुंचा, जहां एक बैग में कुछ रखा और बैग उठाकर किचन से निकल गया। यही संदिग्ध बैग लिए तेजी से हॉल से होता हुआ आयोजन सभा से बाहर निकल गया। 15 अगस्त से लाल किले में जैन समाज का अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा 1 करोड़ का कलश अचानक मंच से गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में बैग ले जाता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उस शख्स की तलाश की जा रही है। ये जो पूरी वारदात है ये उस दिन हुई है जिस दिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर अतिथि के तौर पर आए थे, और उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए जो आरोपी है उसने कलश जिस बैग में रखा हुआ था उस बैग को चोरी कर लिया। कलश चोरी के बाद मंच पर हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जिस वक्त लोकसभा स्पीकर खुद कार्यक्रम में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल डाले, जिसके बाद इस शख्स की तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बुधवार की बात है, फंक्शन के बाद हमारे यहाँ एक पूजा होती है 10 लक्षण की। पूजा के बाद जो पुजारी थे श्री सुधीर जैन जी, वो जब उठे तो उनका एक बैग में एक झारी और एक छोटा कलश था, तो वो बैग पूरा ही पूरा गायब था। इस कलश की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। आखिर ये कलश इतना महंगा क्यों है, ये भी जानिए। ये पूरा कलश 760 ग्राम सोने से बना है। कलश के चारों तरफ 150 ग्राम हीरे जड़े हैं। इन हीरों के बीच बेशकीमती पन्ना और माणिक्य भी जड़ा हुआ है। सोने से बने कलश पर जड़े हीरे, पन्ने और माणिक्य की चमक ने इसे ज्वेल थीफ को अपनी ओर खींचा। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई दिनों से भेष बदलकर जैन समाज के कार्यक्रम में घुसा हुआ था और मौका मिलते ही 1 करोड़ का कलश लेकर फरार हो गया। पहले जैन समाज की आस्था में सेंध मारी, और अब 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस की नाकामी के चलते जैन समाज के लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। प्रमोद शर्मा और संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज़।